इतनी दहशत फैला रहे हैं कि इस देश में शिक्षा मंत्री 19 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की जान ले चुका है, सिस्टमैटिक हत्या के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो व्यक्ति इस चीज़ पे कमेंट नहीं कर रहा है, माफ़ी नहीं मांग रहा है, जवाबदेही नहीं ले रहा है। बताइए। आप लोग तो अड़े हुए इस्तीफे को लेकर के, लेकिन उनके कान में कहीं ना कहीं जूं तक नहीं गूंज रहा है। इसमें क्या आगे क्या कैसा कुछ प्लान है? हमें इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि हमारी जो ये लड़ाई है वो मुश्किल है, और धर्मेंद्र प्रधान या भाजपा को कोई भी नेता, ये एक बहुत ही एरोगेंट सरकार है, बहुत ही एरोगेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके कैबिनेट मिनिस्टर्स एक के बाद एक अपने फेलियर का सबूत देते हैं, उसके बावजूद इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, ये हमें अच्छे से मालूम है। लेकिन इस सब के बावजूद वो अपना जुल्म करते रहे। हमें रेजिस्टेंस का भी इतिहास, संघर्ष का भी इतिहास मालूम है, तो हम तो यहाँ पे तब तक बैठेंगे जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं। लेकिन एक और सवाल निकल कर आ रहा है, कई सोशल मीडिया पे भी वायरल है, अगर धर्मेंद्र प्रधान की जगह कोई और मंत्री बना दिया जाता है और वो भी इसी तरीके से निकल गया या वो भी इसी तरीके से मतलब सिस्टमेटिक तरीके से फेल रहे, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर से प्रोटेस्ट करना होगा। वही बात है ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा इस पूरे व्यवस्था को ठीक करने के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि जब तक शिक्षा मंत्री को इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि वो अपनी कुर्सी पे बैठा है तो इसलिए नहीं बैठा है क्योंकि वो भाजपा से उसको एक अवार्ड के बतौर मिला है कि चलो तुमने हरियाणा में हमें चुनाव जितवा दिया, अब ये लो शिक्षा मंत्री बन जाओ, ये बात नहीं है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, वो इस देश के करोड़ों छात्रों स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो शिक्षा मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे उसका चुनाव उनके शिक्षा मंत्री के काम पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि उनके भाजपा को जो उन्होंने सेवाएं प्रदान की है उसके बेसिस पे। राजनाथ सिंह का भी एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, जो हमारे यहाँ यानी कि बीजेपी में इस्तीफा का कोई कल्चर ही नहीं है, कोई मतलब इसमें इस तरह की कोई बात ही नहीं होती है। बिल्कुल, आप सीधा सीधा ये बोल दीजिए कि भाजपा में लोकतंत्र नहीं होता है। भाजपा सरकार में रहेगी तो देश की सरकार में भी लोकतंत्र नहीं होगा। किसी भी डेमोक्रेटिक देश में कोई व्यक्ति जनता के प्रति जवाबदेह है, और अगर आपके रहते हुए इस देश में हर साल 13,000 स्टूडेंट्स आत्महत्या करते हैं, 19 से ज़्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं नीट के पेपर लीक के बाद, और अगर तब भी आप इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो आप प्रूव कर रहे हैं कि आप इस देश के लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं। हर तरह की जवाबदेही, आप राजा नहीं हैं, आप अपनी कुर्सी पे बैठना आपका अधिकार नहीं है, आप जवाबदेह हैं। आप उस कुर्सी पे जो सैलरी लेते हैं बैठ करके, वो हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से आता है। इसलिए अगर आप हमें सर्व नहीं कर सकते हैं तो वो कुर्सी छोड़ दीजिए। आप अपना भाजपा का कल्चर अपने पास रखिए। भाजपा में इस्तीफा नहीं होता है तो बना दीजिए प्रेसिडेंट उनको बीजेपी का, और उसके बाद बीजेपी डूब जाए जब, उसके बाद उनका इस्तीफा मत लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल यहाँ पर निकल करके आ रहा है, लगातार जो कहा जा रहा है अब फंडिंग को लेकर के तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, तरह तरह के जो है एलिगेशन लग रहे हैं आप लोगों पर फंडिंग के लिए। ठीक है, आप खुद ही जाके देख लीजिए कि 5-5 रुपए का बिस्कुट और 10 रुपए की चाय सब लोग पी रहे हैं। आप देख लीजिए कि सब लोग यही सार्वजनिक वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि बारिश होती है, सुरक्षाकर्मी टेंट लगा के बैठे हुए हैं, और जो आम स्टूडेंट्स होते हैं वो या तो भीग रहे होते हैं या ये जो एंट्रेंस पे शेड है पुलिस वालों का उसके नीचे बैठे हुए रहते हैं। ये हमारी फंडिंग है। और वो इंसान, वो लोग, भाजपा जैसी पार्टी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों का चंदा लेती है, डिस्क्लोज नहीं करना पड़े उन्हें अपने चंदे का सोर्स, इसके लिए अलग से कानून बनाती हैं जब तक वो स्ट्राइक डाउन नहीं होता है। उनके फंडिंग का क्या? इस वक्त अडानी को भाजपा शासित राज्यों में लगातार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स बिल्डिंग, पोर्ट्स, हवाई अड्डे, इन सब का टेंडर मिल रहा है, इसका फंडिंग का क्या? इस पे सवाल पूछिए। एक और सवाल मैम निकल करके आ रहा है, लगातार जब किसान आंदोलन हुआ था तो उस दौरान बीजेपी कह रही थी जो हमारी किसानों की बदौलत सरकार चल रही है। अभी उनके समर्थक कह रहे हैं जो हमारी सरकार जो अभी मौजूदा में वो जो है स्टूडेंट और नौजवानों की बदौलत हम सरकार में हैं, हम उसको परेशान या हम उसको नीचे कैसे कर सकते हैं? अच्छी बात है कि उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार शिक्षक आम जनता के भरोसे चलती है। युवा और छात्र इस देश की आम जनता है और उनकी वजह से आपकी सरकार चल रही है। अच्छी बात है कि आपको मालूम है। वही देश का युवा और आम जनता, छात्र आपको कह रहे हैं अब आप कुर्सी से उतर जाइए, ये हमारा मत है,
तो अब आप उतर जाइए। ठीक है, एक आखिर में एक सवाल है। अभी हमने अजीत दिपके जी पर भी हमला होते हुए देखा, हमने यहाँ पर भी देखा एक लड़की के पिता पर किस तरीके से जानलेवा हमला हुआ, सिर तक फोड़ दिया गया और कहा जा रहा था जो अगर उनको कोई बचाने के लिए नहीं जाता तो जान भी जा सकती थी। जिस तरीके से अभी मैंने अभी उनका इंटरव्यू किया था तो वो लगातार यही बात कर रहे थे। तो क्या लग रहा है इस तरीके के जो हमला या साजिश, इसके पीछे आप किसका हाथ मानती हैं? समाज के वो तत्व जो ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने देंगे, वो लोग जो हर वक्त खुद को सत्ता पक्ष के डिफेंस में पाते हैं और आम जनता के मुद्दों और हक और अधिकार की लड़ाई के विरोध में पाते हैं, ये उनका एजेंडा है। जिनकी बातों में दम नहीं होता है वो हिंसा का प्रयोग करते हैं। ऐसे लोग लगातार यहाँ पे आकर के हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं। हमारे प्रदर्शन में हम कोई हिंसा नहीं करते। हमारे प्रदर्शन में अगर हमसे डिसएग्री करने वाला भी कोई आ जाता है, हम तो इतनी तादाद में हैं, वो लोग 4-5 करके आ रहे हैं, हम तो उनके ऊपर हिंसा नहीं कर रहे हैं। फिर उन्हें ये ताकत महसूस कहाँ से होती है कि इतने 200-300 की भीड़ में हम घुस करके इन लोगों के साथ हिंसा कर देंगे? ये कॉन्फिडेंस तो आपको सत्ता के संरक्षण से आता है। तो आप हिंसा करिए, आप मारपीट करिए, और यहाँ पे जो मौजूद प्रशासन है, पुलिस कर्मी हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो आपकी तमाम हरकतों को डिफेंड करते रहेंगे। इसीलिए क्या सबूत है या कि मतलब कैसे भरोसा कर ले जो ये अन्ना आंदोलन का 2.0 नहीं हो सकता है? इस तरीके की बातें हो रही हैं। कैसे, आपको क्यों भरोसा नहीं है कि अन्ना आंदोलन का 2.0 था? अन्ना आंदोलन भी एक जन आंदोलन था जिसमें अलग अलग तरह के लोग जुड़े हुए थे और उस पूरे मूवमेंट को एक डायरेक्शन देने की कोशिश हुई थी। वो डायरेक्शन किसके पक्ष में गया वो उस समय की बात है। उस वक्त कांग्रेस सत्ता में थी और भाजपा विपक्ष में थी। इस वक्त जो आंदोलन हो रहा है वो भाजपा के खिलाफ हो रहा है, कांग्रेस विपक्ष में है, अन्य पार्टियां विपक्ष में है। तो विपक्ष सरकार के खिलाफ मूवमेंट स्ट्रांग होने से सरकार को नुकसान होता है कि ऑपोजिशन को नुकसान होता है? ये कौन सा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है कि इस आर्ग्यूमेंट के मजबूत होने से, सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ माहौल बनने से ऑपोजिशन कमज़ोर होगा? रहा और लंका से मुझे सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया कि मैंने वहाँ पार्टी में लोकतंत्र की बात कही। मैंने कहा पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए और काबिलियत के आधार पर टिकट तय होने चाहिए। मुझे सिर्फ इतना कहने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। जिस प्रकार से विभीषण को लात मारकर बाहर निकाला गया, वो श्री राम की तलाश में थे। तो मैं अपने आप को विभीषण तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं भी श्री राम की तलाश में हूँ, क्योंकि मैं 11 वर्षों से वन भटक रहा हूँ। यानी कि 11 वर्षों से मैं किसी पार्टी में नहीं गया हूँ और अब मैं प्रभु श्री राम की तलाश में हूँ और उनको ढूंढ रहा हूँ कि हे प्रभु श्री राम, आप आखिर हैं कहाँ? आप अयोध्या में हैं, आप वन में हैं या आप राजनीति में हैं? क्योंकि भाजपा तो आपको राजनीति में ले आई है। तो हे प्रभु श्री राम, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप मेरे मन की बात सुनिए और मुझे जल्दी दर्शन दीजिए या मुझे संकेत दीजिए ताकि मैं आपकी शरण में आ सकूं। जय श्री राम। आपको ऐसा क्यों लग रहा है जो लोकतंत्र की बात अगर कहने पर बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर बात मानी नहीं जाएगी? क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं लोकतंत्र ही इस देश में सब सर्वोपरि है। यही तो अलोकतांत्रिक हुआ मेरे संग। सोचिए, लोकतंत्र की मांग करने पर मुझे बाहर निकाल दिया भाजपा ने। आप ये सोचिए ना, इस बात को समझिए। और मैं लीडर हूँ और डीलर और लीडर में फर्क होता है। लीडर होता है, लीडर होता है। डीलर कौन? डीलर सब डीलर हैं भाजपा में, सारे डीलर ही तो हैं, सारे डीलर हैं। डीलर और लीडर में फर्क होता है। वहाँ कौन क्या बनेगा वहाँ संघ तय करता है। आरएसएस कहेगा इस गधे को चीफ मिनिस्टर बना दो, गधा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। आरएसएस कहेगा इस गधे को मंत्री बना दो, गधा मंत्री बन जाएगा। आरएसएस कहेगा इस गधे को प्रदेश अध्यक्ष बना दो,